बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं सब लोग? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। एक सेकंड, ये मैं साथ साथ बाकी जो आ रहे हैं उनको भी एडमिट कर लूँ क्लास के अंदर। माशाल्लाह जी। अब सार भी ज्वाइन कर रहे हैं, मतीउर रहमान आ चुके हैं, मोइन कुरैशी आ चुके हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज़बरदस्त। तो बताएं प्लीज़ जी, मोइन आप बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ बोलें। कोई आप बात करना चाह रहे थे मोइन? सर मैंने हैंड रेस किया, मैं कहना चाह रहा था। मतीउर रहमान, यस। मतीउर रहमान, आप बात करना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज बोलें। जी सर। सर वो मैंने कहना ये था कि जो डिस्कशन हमारी होनी है वो लेक्चर हम्म। के स्टार्ट में होनी है, एंड में होनी है? बस सेंटर में होगी। ना स्टार्ट में होगी ना एंड पे, सेंटर में होगी, दरमियान वाले। तो कैसा जो हम एंड में इसका लाइट इसके ये बाद तो नेट सेशन का इशू होगा हो ना, जाता है। पहला सेशन थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे ना, तो इसलिए जी जी। आपके माइंड में चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल एंड पे करेंगे तो उस वक्त एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है कि वो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो और इसलिए एंड एंड पे तक डिस्कशन। लाइट का और नेट का इशू होता है, इसलिए मैं कह रहा था जल्दी हो जाता। अच्छा, चले, अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल आप इसे घबराए ना, डरे ना, कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल सी एक्टिविटी है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। मकसद आपकी ट्रेनिंग है, आपकी लर्निंग है। कोई वो नहीं है किसी किस्म का, इसमें कोई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट और अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करना, मतलब है कि सीखें, कोई मसला नहीं है। आपने प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें करनी होती हैं हैंडल, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल वाला मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, सारे मिलके करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? सो जी सर इंशाल्लाह। लेट्स हैव स्टार्ट। थोड़ा सा हम ये करते हैं ना कि आज का हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको हमने जरा करेक्टली करना है, कवर करना है अपने टाइम के मुताबिक। आज का हमारा जो एजेंडा पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 2 पॉइंट्स जो है हम इस फर्स्ट सेशन में क्लियर कर लें, और फिर हम जो सेकंड हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि लर्नर्स थोड़े ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें डिस्कशन में। तो उसके बाद अगर हमारे पास सेकंड सेशन में टाइम बच गया तो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का इसको एजेंडा पॉइंट जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा असाइनमेंट के ऊपर, और लास्ट हमारी क्लास होगी और हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। So, gentlemen, without wasting any time, basically we are talking about the OSHA general industry. ओशा से रिलेटेड हम बातचीत कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओशा के बारे में हमने जाना, ओशा क्या है, ओशा कब वजूद में आई, ओशा का बेसिक मकसद क्या है, ओशा इंस्पेक्शन किस तरह होती है। इसके अलावा जो ओशा का मकसद रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, और उसके बाद जो उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और किन किन एक्टिविटीज में वो काम आते हैं। मशीन गार्डिंग है, इसके अलावा फॉल प्रोटेक्शन है, इस तरह और बहुत सारी चीज़ों की हमने ऑलरेडी, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ना आप परफॉर्म करते हैं एज ए प्रोफेशनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहाँ पे जब ये सारी एक्टिविटीज आप करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं, तो वहां पे फिर आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने देखना होता है कि जो काम हो रहा है वो किसी स्टैंडर्ड के तहत हो रहा है या कि आज़ाद काम हो रहा है। आज़ाद काम जो होता है ना, आम तौर पे मिसालें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सेफ वर्क नहीं होता, वो अनसेफ वर्क होता है जो आज़ाद वर्क होता है। ठीक है ना? क्योंकि अगर किसी स्टैंडर्ड और रूल्स और रेगुलेशन के तहत अगर कोई काम ना हो रहा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो रिस्क को मिटिगेट करना, उसको कंट्रोल करना, उससे बचाना ही तो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रोफेशनल है उनका मेन जो है वो मकसद होता है अपनी जॉब का। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। आज हम हैंड एंड पावर टूल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, फिर वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज यानी फॉल प्रोटेक्शन की भी हम बात करेंगे।
फॉल प्रोटेक्शन हो या हैंड एंड पावर टूल्स हो या मटेरियल हैंडलिंग हो, मटेरियल हैंडलिंग को भी मैं आपको ब्रीफ से डिटेल से ब्रीफ करूंगा कि ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे ये परफॉर्म हो रही होती हैं। और खासकर जो ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो अगर इन एक्टिविटीज का आपको पता है तो फिर ही आप उनकी सेफ्टी कर सकते हैं। अगर आप उनके अंदर है, उनको पहले उस एक्टिविटी को जानते हैं, उसके अंदर जो मौजूद हैजर्ड्स हैं उनकी मालूमात अगर आप तक है, प्रॉपर है, उसके बाद कौन से कंट्रोल मेजर्स उन पे अप्लाई किए जा सकते हैं, मतलब ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं कंट्रोल मेजर्स के, जब ये नॉलेज आपके पास होगा तो आप कंट्रोल मेजर्स भी बना सकते हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं हैजर्ड की, और उसके बाद कंट्रोल मेजर्स भी बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं जी सबसे पहले हैंड एंड पावर टूल्स की। तो इसको अगर हम इस तरह इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जी, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेंगे, फिर इसके अंदर जो पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं हैंड एंड पावर टूल्स की वजह से उसकी बात करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग हैजर्ड्स मींस के रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो जाहिर है जो बंदा वहाँ पे इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर है, ऑफिसर है, मैनेजर है, जो असेसमेंट कर रहा है उसकी होती है कि अगर वो कोई मतलब हैजर्ड आइडेंटिफाई किया तो उसको देन एंड देयर मिटिगेट करे, कंट्रोल करे, ताकि वो कोई हादसा ना हो जाए। तो बेसिकली वी विल आल्सो मतलब हमारा मकसद ये इमरान अली को भी एडमिट कर ले चले। हमने इसको 3 सेगमेंट्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। ये देख लें आपके सामने पिक्चर्स में काफी सारे मैंने हैंड एंड पावर टूल्स इकट्ठे किए हुए हैं, आपको पता लग रहा होगा, आपको अंदाजा हो रहा होगा इस तरह की बहुत सारे टूल्स जो हैं आपकी इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर यूज हो रहे होते हैं। ड्रिल्स हैं, कोई रगड़ाई के लिए इक्विपमेंट होता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, जनरेटर्स हैं, यूपीएससीज हैं, डिफरेंट किस्म के ये जो कुछ हैंड मतलब है कि कुछ पावर टूल्स होते हैं। इनको हैंड एंड पावर टूल्स इसलिए कहते हैं कि कुछ जो है उनके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती, बस हथौड़ी है आपने हाथ से चलानी है, प्लास आपने हाथ से यूज करना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर पावर की जरूरत होती है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ये बफर है आपका, बफ करने वाला इक्विपमेंट है, या आपके जो वैक्यूम क्लीनर होता है, या आपका ये जो ड्रिलिंग का मैकेनिज्म है, सारा इस तरह के बेशुमार इक्विपमेंट आपकी वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर यूज हो रहे होते हैं। तो इनके अंदर बड़ी हैवी किस्म के भी हैजर्ड्स मौजूद होते हैं, रिस्क होते हैं, जिनकी वजह से काफी सारे इंजरीज होती हैं, और मतलब वो बाज़ औक़ात बड़ी फैटल भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जानना जरूरी है। अगर हम इनकी जनरल प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले बात प्रिकॉशंस की कर लेते हैं। तो इसमें जरूरी ये होता है कि मतलब आप यूज द राइट टूल फॉर द राइट जॉब। ठीक है ना, फॉर द जॉब। सबसे पहले जब आप कोई टूल कहीं पे यूज हो रहा है, देखें आप हेल्थ एंड सेफ्टी के सुपरवाइजर हैं, ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, आपका काम क्या होता है कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, जो ड्रिल चला रहा है, जो कोई मतलब है कि इस तरह का बफर चला रहा है, वैक्यूम क्लीनर चला रहा है, या इस तरह का और पावर टूल कोई कील ठोक रहा है, कोई प्लास पकड़ा हुआ है, सबसे पहले आपका ये काम है ऑब्जर्व करना कि क्या वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसके लिए उसने जो टूल रिक्वायर्ड है वही इस्तेमाल कर रहा है, या कोई और टूल यूज कर रहा है। ये बहुत जरूरी है सेफ्टी में सबसे पहले। उसके बाद इंस्पेक्ट टूल्स बिफोर यूज। जब भी आप टूल्स का यूज किया जाए तो उसकी बिफोर यूज इंस्पेक्शन जरूरी है। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग आप अपने वर्कर्स को दें, क्योंकि आप तो वो यूज नहीं करते ना, मतलब आपका काम क्या होता है, आप अपने वर्कर्स को बताते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि जब भी आप ये काम करेंगे, मतलब ड्रिलिंग करनी है, आपने कोई इस तरह का एक्टिविटी करनी है, तो उससे पहले अपने इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करें। ठीक है ना, मेंटेन टूल इन गुड कंडीशन, ऑलवेज उनको प्रॉपर स्टोरेज जगह पे रखें। आपको पता है कि बाज़ औक़ात उसमें जंग लग जाता है, जिसको रस्ट कहते हैं। बाज़ औक़ात किसी ऐसी जगह पे अगर आप उनको रख देते हैं, कोई कट लग गया, कोई केबल है, इलेक्ट्रिक की पावर केबल है, उसको कोई कट लग गया, खुदा ना खास्ता, तो वो दूसरे बंदे को पता नहीं, वो उसको यूज करने लग गया, तो उसमें करंट आ गई है, तो इससे काफी हादसा होते हैं। तो हमेशा अपने टूल को यूज करने के बाद उनको प्रॉपर स्टोरेज प्लेस पे रखें, और उनकी मेंटेनेंस का एक रूटीन में रेगुलर चेकअप उनका होता रहे,
और ये आप अपने वर्कर्स को इसकी ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे, अवेयरनेस देंगे, ठीक है। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, ये हैंड एंड पावर टूल्स की सेफ्टी के लिए ये भी बहुत जरूरी चीज है कि जिस तरह का टूल जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो उसका मैनुअल, उसके जो मैन्युफैक्चरर है जिसने वो बनाया है टूल, जिस कंपनी फैक्ट्री ने, वहां पे आपके साथ आपको एक मैनुअल भी मिला होगा, उसको संभाल के रखें और उसके मुताबिक जो है ना अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दें कि इसको इसके मुताबिक यूज करें, ना कि अपने जो है फार्मूले बीच में लगाते रहें। और इस वजह से जो लोग अपने फार्मूले लगाते हैं जिसको जुगाड़ सिस्टम कहते हैं, तो उसकी वजह से बड़े हादसा होते हैं। देखिए ये कोई बहादुरी नहीं है जी कि मैंने स्मार्ट वर्क कर लिया तो मैंने शॉर्टकट लेके जो है ना बड़ा काम छोड़ जल्दी कर लिया। ये दिस इज ए रिस्क, ठीक है। आप अपने आप को भी रिस्क में डाल रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता मतलब उसमें रिस्क में मतलब इतना ज्यादा वो बढ़ गया कि कंट्रोल से आउट हो गया तो वो हादसा हो जाएगा बड़ा शदीद किस्म का। तो इसलिए आप एक प्रॉपर तरीके से चलें और जो इंस्ट्रक्शंस हैं सेफ्टी की उनके ऊपर अमल करें, और अपने वर्कर्स को भी इस पे कायल करें कि वो अमल करें। यूज प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब बहुत सारे पावर टूल्स होती हैं जिनके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। मसलन आप देखें, जब आपने वेल्डिंग का इक्विपमेंट चलाना है, ठीक है ना, उस जो वो जिससे वेल्ड करते हैं, वो उसके लिए आप प्रोटेक्शन पहनते हैं, चेहरे पे पहनते हैं, आंखों पे पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं या उस तरह का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कन्फाइंड स्पेस में आपने जाना है तो ब्रीथिंग apparatus पहनना है। या फिर अगर आपने कोई ड्रिलिंग मशीन, बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन चलानी है तो उसके लिए ग्लव्स होते हैं जो वाइब्रेशन से आपको बचाते हैं। तो मतलब हर एक्टिविटी के लिए, हर पावर टूल के लिए कहीं ना कुछ उन्होंने सजेस्ट किया होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी। जिस पावर टूल के साथ वो सजेस्ट किया होता है उस मैन्युफैक्चरर ने अपने मैनुअल के अंदर, तो उसका यूज लाजमी करें। सेफ्टी गार्ड्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, मशीन गार्डिंग जिसको हमने कहते हैं। तो ये जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं ये सिर्फ मशीन्स के ही नहीं होते, ये जो टूल्स होते हैं इनके भी सेफ्टी गार्ड्स होते हैं। इनकी ग्रिप्स बनी होती हैं, कोई इस तरह की मतलब चीजें होती हैं साथ। तो इनका मकसद क्या होता है, टाइप जैसे बैरियर गार्ड्स हैं, टू एंड ट्रिपिंग डिवाइसेस एटसेट्रा, पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन गार्डिंग, ये हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसका सिर्फ रिपीट या रिवाइज करने का मकसद ये है कि जो पावर टूल्स के जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी ऐसे ही जरूरी है जैसे मशीन गार्ड्स की प्रोटेक्शन जरूरी होती है। इसी तरह ये मतलब कोई जो मतलब है कि आपकी पावर को सेव करने के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे ये GFCI है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर जो है, ये मतलब आपका एक इक्विपमेंट है। इसको यूज करके आप करंट से जो है वो बच सकते हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए होते हैं बेसिकली। और इसके इस्तेमाल से आप अपने जो एक्स्ट्रा करंट है, एक्स्ट्रा वोल्टेज है, पावर है, आपकी करंट है, वो आपकी जो है वो सर्किट के अंदर से निकल के ग्राउंड में चली जाती है, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं लगता। इसी तरह जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स आप यूज करते हैं अपने पावर टूल्स के साथ, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। use the right size and type of the extension cords, inspect extension cords before use, do not overload extension cords, keep extension cords away from heat and moisture, do not coil extension cords while they are in use, ठीक है ना। इस तरह की जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वैसे तो ये मैनुअल्स के ऊपर भी लिखी होती हैं, उनको भी नजर में रखना जरूरी होता है। लेकिन ये जनरल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, ये हर जो सेफ्टी ऑफिसर होता है ना उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब भी वो सुपरविजन कर रहा होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी साइट के ऊपर हो सकता है 50 लोग काम कर रहे हो, 100 लोग काम कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होगा, जो जो उसकी फील्ड है, जो एक्सपर्टीज है। आपका काम ये होगा कि उन लोगों को देखना, चेक करना कि वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, उनके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है और पावर टूल्स यूज किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स अगर यूज हो रही हैं तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के मुताबिक यूज हो रही हैं। यहाँ जहाँ कहीं पे भी आप इस तरह की कोई लूप होल देखेंगे, कोई वायलेशन देखेंगे, तो आप फौरन जो है उसका तदारक करेंगे। मतलब एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका काम है कि उसको रोकना वहां पे, ठीक है।
अपने मतलब वर्कर्स को भी एक्सप्लेन करना और अपनी मैनेजमेंट को भी बताना कि ये एक रिस्की वर्क है, इसमें हमारे इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए जो अच्छा, सिर्फ काम रोकना ही आपका काम नहीं होता, बल्कि उसका सोल्यूशन करना भी आपका काम होता है। मसलन अगर फर्ज करें, अगर कॉर्ड जो है इंस्पेक्शन नहीं हुई बिफोर यूज, ठीक है ना, तो आप उसको मतलब एक रूटीन बनाएं, वहां पे एसओपी बनाएं कि बिफोर यूज एनी जो आपकी एक्सटेंशन कॉर्ड्स है उनकी इंस्पेक्शन हो, चाहे वो यूज करने वाला एक दफा उसको नजर मारे, उसकी तारें, उसके कनेक्टर, उसकी सारी चीजें चेक करे, ठीक है ना। और यूज द राइट साइज एंड टाइप ऑफ द एक्सटेंशन कॉर्ड्स। आप ये भी देखें कि क्या जिस जॉब के लिए जो भी कॉर्ड यूज हो रही है कि वो राइट जॉब के लिए राइट एक्सटेंशन कॉर्ड है। यहाँ के जुगाड़ सिस्टम पाकिस्तान में आपको पता है ये अक्सर वायोलेशन ही होती है। यहाँ पे तो अगर हम वायोलेशन ढूंढने लगे तो मेरा ख्याल है कि हर हर जो एक्शन है उसमें आपको बेशुमार वायोलेशंस मिल जाएंगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। वायोलेशन जो है ना वो वहीं पे होती है जहाँ पे सेफ्टी के को अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है ना। तो वहां पे सिर्फ मकसद क्या होता है, काम चलाओ, चल चलाओ वाला काम। चल चलाओ वाला काम ये होता है कि फिर वो किसी ना किसी हादसे का बायस बन जाता है। तो फिर ये जितनी भी हम सेफ्टी पढ़ते हैं, हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, ये जो क्वालिफिकेशन हम गेन करते हैं, फिर उसका फायदा ही कोई नहीं है अगर चल चलाओ वाला ही काम चलाना है। अगर वही इसी सिस्टम से चलाना है तो फिर इस इंटरनेशनल जो क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास बदकिस्मती से मतलब मसाइल तो बहुत हैं, हैजर्ड और रिस्क तो बहुत हैं, नॉलेज कोई नहीं है, हमारी अपनी कोई भी रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। इसलिए हम मजबूर होते हैं यूएस के, यूके के, उनके मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करके अपने मुल्कों को तरक्की दी है। आप अगर मुझसे पूछे ना कि मतलब किसी भी मुल्क की तरक्की के पीछे जो सबसे मेन रीजन है, कोर रीजन है, वो यही है हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है ना। आपने अपने वर्कर्स को उनकी हेल्थ का ख्याल रखा, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा, तो वो इतने प्रोडक्टिव होके काम करेंगे कि वो जब खुशी से उमराल अब से काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और वो डेवलप करेगा बिजनेस और उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए एक्सटेंशन कॉर्ड जो है इनकी प्रिकॉशंस करना भी जरूरी है। जैसे ये दोबारा मतलब है कि एक कीवर्ड की शक्ल में आपके सामने आ गई है प्रिकॉशंस के, यूज द राइट टूल फॉर द राइट जॉब, इंस्पेक्ट टूल्स बिफोर यूज, मेंटेन इन गुड कंडीशन, फॉलो मैन्युफैक्चरर यूज प्रॉपर, डिस्कनेक्ट द प्लग बिफोर चेंजिंग एक्सेसरीज एंड सर्विसिंग द टूल। मतलब ये मजीद इसमें प्रिकॉशंस जो है वो डिटेल से ऐड हो गई हैं कि डिस्कनेक्ट द प्लग बिफोर चेंजिंग एक्सेसरीज आर सर्विसिंग द टूल। इसका क्या मतलब होता है? जी कोई मुझे इसमें एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये क्या डिस्कनेक्ट द प्लग बिफोर चेंजिंग एक्सेसरी एंड सर्विसिंग द टूल, इसका क्या मतलब है? आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? जी, मतियुर रहमान, मोइन कुरैशी, अबसार। जी जी, प्लीज 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 अबसार आप बोलिएगा। जी बोले प्लीज। सर सर इसका मतलब ये है कि जैसे कल हम टग इन और टग आउट की और टैग वगैरह की बात कर रहे थे, हम्म। तो जब हम उसको समटाइम्स मशीन की अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिजर्व होती है, तो हमें चाहिए कि हम उसको दाएं बाएं फेर के यानी कि पहले उसको रिलीज कर दें ताकि किसी किस्म के बीच में अंदेशा ना रहे हम्म। इंसिडेंट का। और उसका प्लग भी निकाल देना चाहिए ताकि उसका मेन जो पावर का सोर्स है वो खत्म हो जाए यस। और उसको मजीद एनर्जी ना मिले। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि एक्सीडेंटल जो एनर्जी होती है इसकी वजह से बहुत हादसा होते हैं, ये बड़ी मेन रीजन है आपकी इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर इंजरीज की और एक्सीडेंट्स की। तो इसलिए प्लग ऑफ करना जरूरी है। उसके बाद जी कीप कॉर्ड्स एंड होजेस अवे फ्रॉम हीट, शार्प एजेस एंड केमिकल्स, ये भी बहुत जरूरी है। आपको पता है ये जो तारें होती हैं या उनकी होजेस जो होती हैं बाज़ प्लास्टिक के मटेरियल से बनी होती हैं, इंसुलेशन मटेरियल होता है मतलब ये आपका। तो ये बाज़ का तारे होती हैं, उनका नरम सा ऊपर होता है, वो अगर हीट हो कहीं साथ तो वो गल सड़ जाता है नीचे से। तार अगर नंगी हो जाए तो फिर अगर एक्सीडेंटली अगर किसी का हाथ वहां पे लग जाए तो वो मतलब है कि करंट लगने का खतरा होता है। इसी तरह जो शार्प एजेस हैं इनसे भी दूर रखें, केमिकल से भी दूर रखें, केमिकल से तारें जल जाती हैं जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट भी हो सकती हैं और करंट भी उनमें आ जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। सिक्योर वर्क प्रॉपरली। आपका आप जहाँ पे भी आपका काम हो रहा है और जहाँ पे ये पावर टूल्स यूज हो रहे हैं उसको प्रॉपर सिक्योर करें, उस एरिया को प्रॉपर सिक्योर करें
अगर वहां पे फर्ज करें ड्रिलिंग हो रही है, और बड़ी ड्रिल्स आपको पता है जब रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ये बड़े बड़ी मशीन्स होती हैं ड्रिल कर रही होती हैं, उनका शोर इतना ज्यादा होता है कि अगर मतलब आपने हीयर प्रोटेक्शन नहीं पहनी हुई कानों को हिफाजत के लिए, तो वो आपके कानों में उसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, मुस्तकिल इंजरी भी हो सकती है, और इर्द गिर्द के लोग जो गलती से उस तरफ आ जाएं उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए उस एरिया को प्रॉपरली सिक्योर करें, वहां पे कोई प्रिकॉशंस लगाएं, सेफ्टी साइंस लगाएं कि भाई इस एरिया में एंटर होना खतरे खतरे वाली बात है, तो इस एरिया में एंटर ना हो। इसी तरह मेंटेन गुड बैलेंस एंड फुटिंग। जब आप ड्रिल कर रहे हैं, जब आप कोई भी यूज कर रहे हैं पावर टूल, तो आप अपनी ग्रिप जो है वो अपनी जमीन के साथ, पाँव के साथ मजबूती से कायम रखें। ये ना हो कि मतलब बाज का तो अक्सर आपने देखा होगा ना, एक बंदा गन चलाने लगता है वो खुद गिर जाता है, कई दफा ऐसे होता है। हालांकि वो ये जो गनें होती हैं इनमें थोड़ा सा जर्क तो होता है ना, मतलब इसी तरह पावर टूल्स के अंदर भी ज़ाहिर है पावर होती है, उनके अंदर जर्क भी होती है। तो वो अगर आपने ट्रेन नहीं किया अपने वर्कर्स को, उनको प्रॉपर यूज करना नहीं आता वो पावर टूल, तो फिर वो गिर सकते हैं। तो इसलिए ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। हमेशा पावर टूल यूज करते हुए इर्द गिर्द पे नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो ड्रिल करते हुए वो जो ड्रिल का वो रॉड होता है, बाज़ का वो भी टूट के जो है ना इर्द गिर्द गोली की तरह जा लगता है। और अगर इर्द गिर्द आपके कोई बच्चा है, कोई औरत है, या कोई अनऑथराइज बंदा है, तो वो खुदा नाश्ता वो जख्मी, इवन के कोई आपका को वर्कर भी हो, कोलीग भी हो, उसको भी आप अवे करें वहां से, उसको कहें यार मतलब मेरा इस एरिया में काम है तो आप यहाँ से हट जाएं, या मतलब कोई वहां पे सुपरविजन लगा लें, कोई बैरिकेशन कर लें। मतलब आप जो भी उस एरिया की सराउंडिंग के मुताबिक बेहतर प्रिकॉशन समझते हैं। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग होते हैं, जब ये प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करते रहते हैं ना, तो फिर ये हाल ऑलरेडी ये सोल्यूशन इनके जहनों में आ चुकी होती हैं। तो फिर इनके लिए आइडेंटिफाई करना और उसको सोल्यूशन बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। ये है नॉलेज गेन करना। अभी आप इसको सीख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखेंगे ना, कहीं पे अगर इस तरह की एक्टिविटी आप देखेंगे तो आपके फोन जेन में आएगा, हाँ फलां ट्रेनिंग में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही होगी पावर टूल से रिलेटेड, तो उसको पहले एरिया को स्केयर करना जरूरी है। ठीक है ना, तो फिर आप उसके मुताबिक एक्शन लेंगे वहां पे। ठीक है। अब हम अगर हम अपने दूसरे सेगमेंट की बात कर लें, जिस फॉल प्रोटेक्शन, ठीक है, पहले हमने जो पावर टूल्स हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड बात कर ली। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं जी फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इक्विपमेंट है, और ख़ास कर जो वर्क एट हाइट के ऊपर लोग काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेक्शन होती हैं जो कि वर्कर्स को ऊंचाई से गिरने से बचाती हैं। ये ये फॉल जो है, फॉल बहुत बड़ी रीजन है एक्सीडेंट्स की। ये मेरा ख्याल है चौथी बड़ी वजह है इंजरीज की वर्ल्ड वाइड, के लोग जब हाइट से गिरते हैं, कहीं पे हाई टेंशन वायर्स पे वर्क हो रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का फोल्डिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, कहीं पे और इस तरह की छतों पे काम कर रहे हैं वर्कर्स। तो खासकर ये कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इन पे तो लाजमी उनको हाइट पे काम करना पड़ता है, ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर। तो अगर ये फॉल प्रोटेक्शन ना प्रॉपर हो, या इसकी ट्रेनिंग ना हो, या इसकी अवेयरनेस ना हो, तो उससे बहुत सीवियर हादसा होते हैं और लोग मर भी जाते हैं इसमें। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे होते हैं कुछ ओशा के स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि ओशा जो है वो फॉल प्रोटेक्शन क्यों सपोज करती है, सजेस्ट करती है, और उसके बाद वो किस चीज को होल कंसीडर करती है, किस चीज को ओपनिंग कंसीडर करती है, और कितनी इंपॉर्टेंस है ये फॉल प्रोटेक्शन की ओशा के स्टैंडर्ड्स के अंदर, आपको इस चीज से अंदाजा होगा। अब ओशा होल किसको कहती है? हम तो सुराख कहते हैं ना, हम कहते हैं यार एक बंदा है, वो उसके सामने कम से कम 2 फीट चौड़ा और 5 फीट 4 फीट गहरा खड्डा ना हो, तो वो उसके अंदर जब वो गिरेगा तभी कोई उसको असर होगा, वरना छोटा मोटा खड्डा जो है वो उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं है। लेकिन ओशा क्या कहती है होल के बारे में? ओशा कहती है अ होल इज डिफाइंड एज ए गैप और ओपन स्पेस इन ए फ्लोर, रूफ और ए हॉरिजॉन्टल वॉकिंग वर्किंग सरफेस दैट इज एटलीस्ट 2 इंचेस इन लीस्ट डायमेंशन। ठीक है ना, यानी मिनिमम अगर एक आपके सामने कोई खड्डा है और वो 2 इंच का है, मिनिमम 2 इंच का,
लीस्ट डायमेंशन, चौड़ाई में 2 इंच है चाहे लंबाई में 2 इंच है, मतलब अगर उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 2 इंच है तो उसको वो होल कंसिडर करेंगे, यानी वहां पे वो कहते हैं कि फॉल प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है। अब ये देखिए कितनी अनकॉमन चीज लगती है कि यार 2 इंच का मतलब एक छोटा सा घड़ा इंसान के लिए क्या प्रॉब्लम कर सकता है, उसमें इंसान कैसे गिर सकता है, मतलब कॉमन सेंस तो यही कहती है ना। लेकिन ओशा के स्टैंडर्ड्स की रिसर्च देखिए उन लोगों की, वो कहते हैं जी ठीक है उसमें बंदा गिरेगा, अगर मतलब है कि वो उसमें अंदर नहीं गिर सकता क्योंकि 2 इंच छोटा सा तो एरिया होता है, बंदा कैसे उसमें गिर, लेकिन वो ट्रिप हैजर्ड हो सकता है आपका, मतलब आपका पाँव उसके साथ टकरा सकता है, आप जमीन पे गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे या किसी स्कैफोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस सरफेस के अंदर नीचे जमीन वाले एरिया में अगर 2 इंच का वो मौजूद है, 2 इंच का घड़ा मौजूद है, 2 इंच लीस्ट डायमेंशन में अगर एक होल मौजूद है तो उसको आप होल कंसिडर करें और वहां पे फॉल प्रोटेक्शन पहने। ये ओशा का स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग किसको कहता है, ये तो हो गया आपकी जो ग्राउंड सरफेस होती है। एक होती है आपकी वर्टिकल सरफेस, जो आपकी दीवारें होती हैं, चाहे दाएं वाली दीवार है, बाएं वाली दीवार है, सामने वाली है या पीछे वाली है, तो उस दीवार के अंदर जो होल होता है उसको ओपनिंग कहता है ओशा, ठीक है ना। ओपनिंग क्या जी, एन ओपनिंग इज डिफाइंड एज ए गैप और ओपन स्पेस इन ए वॉल, partition, vertical working surface or similar surface that is at least 30 inch height and at least 18 inch wide। मतलब अगर आपके सामने जो दीवार है या आपके दाएं दीवार है, बाएं दीवार है या पीछे दीवार है, उसके अंदर अगर 30 इंच हाइट और 18 इंच वाइड, यानी विड्थ उसकी 18 इंच हो और 30 इंच उसकी हाइट हो, अगर इतना होल मौजूद है आपकी दीवार में तो उसको आप ओपनिंग कंसीडर करें और वहां पे फॉल प्रोटेक्शन पहने आप, ठीक है ना। मतलब ओशा आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो है ना इसको आप होल कंसिडर करें, और इसको ओपनिंग अगर इतनी डायमेंशन में आपके सामने वाली दीवार में कोई गैप है, कोई होल है, तो आप वहां पे फॉल प्रोटेक्शन पहने। ये मतलब ओशा की इंस्ट्रक्शन है बाकायदा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओशा रेगुलेशन फॉल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी वर्क एट हाइट ऑफ 4 फीट और मोर इन जनरल इंडस्ट्री वर्क प्लेस, ठीक है जी। यानी अगर आप किसी जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पे अगर काम कर रहे हैं ना मिनिमम, तो वहां पे फॉल प्रोटेक्शन का जो स्टैंडर्ड है अप्लाई हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है ना। वहां पे वो कहते हैं कि आप अगर 4 फुट ऊंचा काम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं जमीन से, तो वहां पे फॉल प्रोटेक्शन पहननी पड़ेगी आपको। दिस मीन्स दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर employees working at height of 4 feet or higher to prevent falls and protect workers from injuries. It is essential for employees to assist fall hazards in the workplace। ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, मतलब फॉल प्रोटेक्शन क्यों पहनना जरूरी होता है और क्यों इसको इतना अहम कंसिडर किया जाता है। होल की डेफिनेशन क्या है, ओपनिंग, इसका कंसेप्ट आपके जेहन में क्लियर हो गया। लेकिन ये जो इसकी डायमेंशन है ना, ये आपको जेहन में रखना है, ठीक है ना। इसको आप अपने माइंड में रखें कि होल वो होगा जिसकी कम अज कम जो 2 इंच का एक गड़ा है आपके ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, छोटा सा भी खड्डा है तो उसको ओशा होल कंसीडर करती है। अगर आपकी दीवार के ऊपर कम से कम 18 इंच वाइड और 30 इंच हाइट का कोई होल है, कोई ओपनिंग है, तो उसको वो ओपनिंग कंसीडर करती है और वहां पे फॉल प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है। और मिनिमम अगर 4 फीट आप जमीन से ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे फॉल प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है, मैंडेटरी है एज पर उषा स्टैंडर्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मतलब है कि आपके जब आप किसी वर्क सेफ किसी वॉकिंग वर्किंग सरफेस पे काम कर रहे होते हैं, मसलन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। एक तो होल से गिर सकते हैं, ओपनिंग से गिर सकते हैं, फिर आपकी स्लिपिंग ट्रिपिंग भी होती है। स्लिपिंग ट्रिपिंग कैसी होती है कि अगर वहाँ पे कोई लिक्विड है, कोई ऑयल है, कोई इस टाइप की ग्रीस है, या आपके पाँव में जमीन में कोई मतलब है कि बाज का तो ऐसा होता है ना, टाइल्स बड़ी उन्होंने शाइनी किस्म की लगाई होती हैं दफ्तरों में,
या कोई रास्ते में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उससे भी ट्रिप और स्लिप का हैजर्ड जो है वो होता है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं जी कि टाइप्स ऑफ दी फॉल प्रोटेक्शन किस किस्म की अमूमन यूज होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉल प्रोटेक्शन गार्ड रेल्स हैं। गार्ड रेल्स क्या होती हैं? ये जो लोहे की साइड पे आपकी रेल्स बनी होती हैं, मतलब है कि प्रोटेक्शन के लिए, ये भी फॉल प्रोटेक्शन का सिस्टम है। ठीक है ना। दीज आर दी बैरियर्स इंस्टॉल अराउंड एलिवेटेड सर्फेसिज टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज। इसके अलावा सेफ्टी नेट्स, अक्सर आपने अगर कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे देखा हो तो ऊपर जहाँ पे काम हो रहा होता है, ऊपर वाले फ्लोर्स पे नीचे सेफ्टी नेट लगा होता है। उसका मकसद क्या होता है कि अगर ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है, उससे कोई टूल गिर गया है या वो खुदा ना खास्ता खुद गिर गया है, तो वो नेट के ऊपर गिरे और नीचे गिरने से बच जाए। ठीक है ना। सेफ्टी नेट्स का भी यूज होता है फॉल प्रोटेक्शन के लिए। ये एक होता है। और ये जो बंदा पिक्चर में आपके सामने बैठा हुआ है, ये है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। ठीक है ना। ये पूरा एक बेल्ट का और रॉड्स का और इस तरह ये जो कपल्स होते हैं इनका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, जो कि आप पहन के तो अपना इस तरह की एलिवेटेड सरफेस के ऊपर काम करते हैं। इसको कहते हैं पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। अगर खुदा ना खास्ता आपका पाँव स्लिप हो गया या ट्रिप कर गए आप और अपनी जगह से गिरे या नीचे, तो ये फॉल अरेस्ट सिस्टम आपको सेव कर लेती है, नीचे ग्राउंड से गिरने से बचाती है। इसको कहते हैं पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम और इसका आम यूज होता है। लेकिन बहुत सारी जो साइट्स होती हैं आप वहाँ पे देखेंगे कि ये जहाँ पे हाइट एट वर्क हो रहा होता है, वहाँ पे अक्सर लोगों ने, हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग पहनते हैं ये, वरना अगर आप ये जो मिडिल ईस्ट की इंडस्ट्री है वहाँ पे तो लोग ये लाजमी पहनते हैं। ठीक है ना। इसी तरह पोजिशनिंग सिस्टम, दीज सिस्टम्स अलाउ वर्कर्स टू बी सपोर्टेड ऑन एन एलिवेटेड सरफेस व्हाइल कीपिंग देयर हैंड्स फ्री फॉर वर्क। मतलब है कि पोजीशनिंग सिस्टम, ये जिस तरह बंदा बंदा बैठा हुआ है, वो इस तरह की मतलब है कि प्रोटेक्शन होती हैं कि आपको सिर्फ उस काम तक एक्सेस मिलती है, आप दाएं बाएं उससे नहीं हो सकते कि आप कहीं गिर ना जाए। ठीक है ना। इसको कहते हैं पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब these systems allow workers to be supported on an elevated surface while keeping their hands free for work। यानी वो आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेसिफिकली, ये जो आप यूं समझ लें कि ये जो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स की जो एलिवेटेड स्पेस होती है ऊपर, उसके ऊपर एक बंदा, आपने देखा होगा अक्सर ये वापडा वाले हमारे जो हैं, ये जब कोई ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं या ऊंचाई जो ऊपर वाली जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इनको चेंज करते हैं, तो वो क्रेन्स लेके आते हैं और उसके ऊपर बंदा बैठा होता है और वो क्रेन ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन उस पोजिशनिंग सिस्टम के बावजूद चूंकि वो 4 फुट से ऊंचे काम कर रहे हैं, वहां पे पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम पहनना भी मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कम ही लोग पहनते हैं, नहीं पहनते। वार्निंग लाइंस हैं। दीज आर दी रोप्स आर चेन्स सेट अप टू वार्न वर्कर्स ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड एजेस। मतलब कहीं पे आप एक रोप रस्सी लगा देते हैं कि जी इससे आगे अगर आप नहीं जा सकते क्योंकि आगे खतरा है, तो ये भी एक किस्म की फॉल प्रोटेक्शन है। वो एक इंडिकेशन के लिए होती है, एक वार्निंग के लिए होती है कि इससे आगे आप गिर सकते हैं, तो इससे आगे आपने नहीं जाना। तो ये फॉल अरेस्ट सिस्टम की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो अमूमन यूज होती हैं। ये आपके सामने कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। ये बेसिकली मैंने आपके सामने पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। ये जो सीजर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, इस तरह ये दूसरी पिक्चर्स में भी प्लेटफॉर्म आपको एक नज़र आ रहा होता है, जिससे आप मतलब है कि किसी चीज़ को उठा के ऊपर अगर कहीं किसी वर्कर ने काम करना है तो वो कर सकता है। ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म भी इस तरह यूज होते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें विंडो क्लीनिंग का जो काम होता है, इसी तरह के एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है जी। तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम से आप प्रिवेंशन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी फॉल अरेस्ट सिस्टम के मैंने आपको मैकेनिज्म बताए हैं, उससे फायदा ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर गया है, ऊपर से कोई हथौड़ी गिर गई है, प्लास गिर गया है, कोई ड्रिल मशीन गिर गई है, तो वो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, तो बाज़ का ये होता है कि नीचे लोगों ने हेलमेट नहीं पहने होते और वो चीज़ गिरी है, सर पे लगी है, खुदा ना खास्ता हेड इंजरी हो गई है, तो वो बड़ी सीवियर होती है। तो इसलिए सेफ्टी नेट के जरिए आप उनको सिक्योर कर सकते हैं ताकि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे ग्राउंड पे ना गिरे। इसी तरह आप अपने जो स्कैफोल्ड हैं
उनकी जो कपलिंग्स हैं, उनके इनके ये स्काफोल्ड के ऊपर, आपको पता है ना स्काफोल्ड क्या होता है? स्काफोल्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसको इरेक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर्स पे काम करने के लिए। जो जो आप कंस्ट्रक्शन ऊपर जाते हैं तो जाहिर है आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो मजदूर वर्कर मैसन्स काम कर रहे होते हैं उनके उनको वहां पे खड़ा होने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। तो ये जो स्काफोल्ड होता है ये साइडों पे बनाया जाता है, और ये प्रॉपर इसका ओशा के अंदर स्टैंडर्ड मौजूद है। एक एक नट के बारे में उन्होंने बताया कि ये किस किस्म का नट होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए, इनकी जो कपलिंग है वो कितने फासले पे होनी चाहिए, इनके रॉड किस मटेरियल के होने चाहिए और कितने फासले पे होने चाहिए। मतलब है कि पूरा वो स्टैंडर्ड मौजूद है सिर्फ एक स्कैफोल्डिंग के ऊपर। और आपको पता है जो हाई रिस्क की साइट्स होती हैं वहां पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो स्कैफोल्ड सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो होते ही सिर्फ स्कैफोल्डिंग की सुपरविजन के लिए होते हैं। मतलब उसको डिसमेंटल करना, इरेक्ट करना, इरेक्शन, इरेक्शन क्या होती है? इसका प्लेटफॉर्म बनाना। ये तो इसी तरह रॉड से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि वो बांस जो होते हैं उनसे वो फट्टे लगा के जो है वो नॉर्मल लोकल तरीके से इसका फोल्ड बनाया जाता है, जो कि अनसेफ है, अनसिक्योर है, जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस के लिहाज से मना है, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो उसके मुताबिक इस तरह की इसका फोल्ड प्रॉपर जो एक एक्सपीरियंस जो इसका फोल्ड इरेक्ट करने वाला पर्सन होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो करता है। और वो हर चीज को कि उसका जमीन के अंदर बेस कितनी मजबूत है, रॉड का डिस्टेंस कितना है, कहाँ कहाँ पे कपलिंग लगनी है, कहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस बननी है, कितनी ऊंचाई तक ये जा सकती है, कितनी हवा का प्रेशर ये बर्दाश्त कर सकती है, वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर उसकी इरेक्शन करता है, ताकि वर्कर अगर ऊपर काम करें, देखें वर्कर्स को अगर आप एक हल्का स्कैफोल्ड भी बना के दे देंगे उस बेचारे ने तो जाना है ऊपर जाके काम करना है, उसको नहीं पता कि आपने उसकी जिंदगी जो है ना वो रिस्क में डाल दिया, क्योंकि आपने का यार हो जाएगा, उधर पर तेज आवाज चल पड़ी खुदा ना खास्ता तो वो पता चला कि पूरा का पूरा सिस्टम गिरा हुआ है और लोग जो है वो उनकी जान जाया हो गई है। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अब ये हमारा जो है वो थर्ड पॉइंट है, मटेरियल हैंडलिंग। ये हम डिस्कस करेंगे, हम अपने थर्ड जो हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह। अभी 1 मिनट बाकी है उसमें क्लास खत्म हो जाएगी। आप बी रेडी नेक्स्ट सेशन में काइंडली देखें। जो सेशन में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सेशन में जो शामिल होगा उसके मार्क्स लगेंगे, जो नहीं होगा उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है, तो इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करके आए। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वही आपको एक्सप्लेन करने हैं। आप उर्दू में करना चाहें उर्दू में कर लें, आप इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में करें, लेकिन हमें थोड़ा सा बताएं उसके बारे में कि आपने क्या सीखा, ठीक है। उसके बारे में जो भी नॉलेज आपके जेहन में आप शेयर करें। उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताब का जो आपने प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ा है नॉलेज वही पढ़ें बताएं, लेकिन एक सीक्वेंस के मुताबिक एक्सप्लेन करें, ताकि हमें भी समझ आए कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है ना। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्फिडेंस से बोलें अपने टॉपिक के ऊपर और एक्सप्लेन करें कि जी जॉब सेफ्टी एनालिसिस इस तरह होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब ये क्यों किया जाता है, या मतलब और